है उसमें बड़ा अच्छा सा लिखा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट को एक विकासशील टैंगो होना चाहिए और तब एक आगे चीज़ों को आसानी से बढ़ाया जा सकता है और अच्छे हल निकाले जा सकते हैं, अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो की बात जो है चाइना के अंदर हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है। ये अभी का फिलहाल का मैं आपको बता रहा हूँ। पॉसिबल क्यों नहीं है सर? देखिए, मेरी बात से बहुत से यहाँ लोगों पे को एक क्या बहुत लगभग महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन दे दूं सर मैं आपको कि जी, जो सारे कयास लगाए जा रहे थे कि शी जिनपिंग गायब हैं, जयशंकर की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है आज। सर वो ये सबसे भी मिल मैं रहे हैं। आपको जितने जितने हाँ, विदेश मंत्री आए हैं वो नहीं, सबके साथ नहीं मिल रहे हैं। मुलाकात आज कर रहे हैं। मैंने कहा वो कयास खत्म हो गए हैं अभी वो सारे के सारे सर कि शी सर मैं जिनपिंग इसमें गायब एक हैं, छोटी तो सी अभी बात वापस स्क्रीन पे जी, आए हैं वो। जी। मैं इसमें छोटी सी एक बात कह दूं, और आज मैं कड़वा कड़वा ही बोलने वाला हूं, तो मुझे लगता है कि कड़वा बोलना चाहिए सर। देखिए, ये जो भारतीय मीडिया है ना, जिसे आप मीडिया कहते हैं, एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं। ये अजीब किस्म के बकवास लोग हैं। मतलब इनको पता ही नहीं होता कि कम्युनिज्म में पॉलिट ब्यूरो कैसे काम करता है, वो किस तरीके से बैठकर फिर वर्कआउट करते हैं, कैसे वो लेयर तैयार करते हैं कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट किसी पे हो जाता है तो सेकंड लेयर कौन करेगा, पावर को डिवाइड कैसे कर देना चाहिए ताकि कोई भी मोसाद या सीआईए जैसी एजेंसी अगर किसी को एलिमिनेट कर दे तो उनके देश और नीति को खतरा ना हो। ये बहुत गहरी बातें हैं। भारतीय मीडिया के पत्रकारों का इससे हजारों साल का कोई रिश्ता नहीं। बेवकूफ किस्म के लोग हैं। इनको क्या पता, अब बस इनको कहीं खबर मिल गई उसको उठा देंगे, शी जिनपिंग की तक सत्ता हिल गई, उसको मार दिया, उसको गायब कर दिया, उसको उठा लिया। क्या आप बेवकूफों जैसी बात करते हैं? इनमें कोई पत्रकारों जैसे लक्षण होते हैं? अगर बोरा साहब आपको लगते हैं तो माफ करना, मुझे तो ये कहीं से मतलब इंसान ही कम नजर आते हैं, पत्रकार तो बहुत दूर की बात है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि हम बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। भारत ने हमेशा चीन के साथ एक बेइज्जती करने वाला रवैया शुरू से अपनाया है। किस बात से अपनाया है? अपनी कूटनीति में 20 साल से इस देश में कूटनीति पर रिसर्च का कल्चर डेवलप करने के लिए पूरी कोशिश की। एक बंदा मुझे नहीं मिला। अजीब दुनिया के लोग हैं। मुझे लगता है मैं कहाँ जंगल में आ गया हूँ। सवाल ये उठता है साहब, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था वहां के राष्ट्रपति के साथ? वो हाथ मिला रहे थे। आप जो है क्योंकि एलिजाबेथ के नजदीक है तो उसके गाल पे हाथ लगा रहे थे, चाइना जैसे राष्ट्रपति के। उसको प्रोवोक कर रहे थे आप। किस बात से? क्योंकि आप एलिजाबेथ के चमचे हैं, क्योंकि आप जो है महारानी ने जो है आपको गोद लिया हुआ है और आप उस पर जो है इतरा रहे हैं और चाइना जैसी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। जब अफीम वार हुआ तो क्या ब्रिटेन ने चाइना पे पूरे पे कब्जा कर लिया था? क्या जब एग्रेशन और क्रूर जापान था, क्या उस जापान ने पूरे चाइना पे कब्जा कर लिया था? वो इतना बड़ा हाथी है, वो इतना रहस्यमय देश है, वो इतना क्रिएशन करने वाला देश है। 4000 साल का 6000 साल का इतिहास उठा के देखे साहब, दुनिया की किताबें चाइना के क्रिएशन, इजाद और उनकी रहस्य में दुनिया का जिक्र करते हैं। वो वॉल ऑफ चाइना को लेकर बनाने वाले लोग हैं। अब उनको उनकी स्टडी को ध्यान से, उनके कल्चर को, अपने पड़ोसी को रिसर्च करके उसकी रोकथाम या काउंटर तैयार करने के बजाय गुफ्तार के गाजी बने हुए हैं आप। गुफ्तार का गाजी मतलब, मैं माफ करना उर्दू का शब्द बोल रहा हूं, एक होता है किरदार का गाजी, एक होता है गुफ्तार का गाजी। किरदार का गाजी उसे कहते हैं जिसके आचरण में शक्ति, ताकत और विजय का भाव दिखता हो। एक होता है बकवास का गाजी, जिसे गुफ्तार का गाजी उर्दू में कहा जाता है। वो मुंह से बहुत बकवास करता है, जमीन पे कुछ नहीं करता। वो सारी फतेह जो है, सारी जीत बकवास से जीत कर लेना चाहता है। दैट इज कॉल्ड गुफ्तार का गाजी। तो गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी का डिफरेंस नहीं कर पाए तो कूटनीति की बात करते हैं। सवाल ये है, आज जिस तरह का चोट मारी है ना ग्लोबल टाइम ने, उसने कहा भारत का लहजा नरम हो रहा है पहले के मुकाबले। ये चाइना जैसे लिटरेट लोगों की गाली है साहब। ये गाली है। उसका कहने का मतलब यहां पर यह है, भारत औकात में आ रहा है। मैं भारतीय भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि भारतीय पत्रकारों को भारतीय पत्रकारिता की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। लिटरेट भाषा में वही लिखा जाता है। क्योंकि एक तरफ आपको देखिए, एक चीज मैं आपको कह दूं क्लियर कि याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में जो कुछ हुई थी, उसमें भारत के बारे में क्या नोटिफिकेशन किया गया था? क्या भारत के लोगों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को पता है? कद्दू पता है, नेताओं को नहीं पता, प्रधानमंत्री को नहीं पता, बाकी तो किसी को क्या पता होगा। ये प्रभाव क्षेत्र जब डिवाइड कर दिया गया, आपका दिल बसा रहा महारानी की गद्दी में, अमेरिका की गोद में, और आपका प्रभाव क्षेत्र बट गया यूएसएसआर के साथ।
आप इसका समन्वय कभी बिठा नहीं पाए। नेहरू काल में, कांग्रेस काल में बहुत कुछ समन्वय करने की कोशिश की गई। ये बहुत सारी चीजें थी सर। पाकिस्तान के बंटवारे पर अगर भारत के साहित्य में सच लिखा जाता तो भारत के लोग एजुकेटेड हो जाते, लोग समझ जाते कि अगर पाकिस्तान की जमीन, यूएसएसआर बिल्कुल नजदीक था सर। किर्गिस्तान की लोकेशन देखिए, पाकिस्तान से 30 किलोमीटर पड़ली तरफ है। अफगानिस्तान में रशिया एंटर कर चुका था या उससे पहले भी। अगर वो पाकिस्तान के टुकड़े को हासिल कर लेता तो निश्चित रूप से भारत पूरा का पूरा जो है यूएसएसआर बन जाता और पूरी तरह से इस पूरे इलाके से अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप का जो प्रभाव क्षेत्र है पूरी तरह समाप्त हो जाता। तो वो एक जियो लोकेशन थी जिसे हमने सिर्फ हिंदू मुसलमान बना के रख दिया। तो जब हमने सही दिशा में शोध ही नहीं किया, जब हमने सही दिशा में साहित्य ही नहीं लिखे, तो हम तैयारी किसकी करेंगे। अब एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ साहब, जयशंकर साहब वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने, हालांकि बीच में इनका विजिट हुआ जिसको उन्होंने विजिट नहीं माना है। उन्होंने अपने अखबार में लिखा है कि 5 साल में पहली बार जयशंकर चाइना पहुंचे हैं, जबकि आपको पता है कि वो चाइना भी गए थे और आए थे। यानी उनके उस आने जाने को वो सिर्फ एक खुशामदी ट्रिप मान रहे हैं, उसको ऑफिशियल ट्रिप नहीं मान रहे। इससे ज्यादा बेइज्जती आपकी और क्या करवाएंगे आप। क्या यहाँ ये डिप्लोमेटिक भाषा डिस्कस करने के लिए ये तैयार है जो टेलीविजन स्क्रीन पर चीखते हैं, फिजूल के चीखते हैं, अनपढ़ लोग, पता नहीं किस क्लास से भागे हुए अपने आप को पत्रकार और बुद्धिजीवी, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, बेवकूफ किस्म के लोग। सवाल ये उठता है साहब, ये बेवकूफी और गुप्तार की गाजी और गालियां देने से आप बहादुर नहीं हो जाते। चाइना ने आपकी घेराबंदी कैसे की है। चाइना ने घेराबंदी ऐसे की है कि वो आपको, उसको आपके साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। 1962 की लड़ाई की भी ये सच्चाई है कि 80% चाइनीज को पता ही नहीं था कि भारत के साथ युद्ध भी हुआ कि नहीं हुआ। 20% जानते थे बस। तो सवाल सवाल ये है, क्योंकि आप सिर्फ किसी के गाल पे हाथ रखने, आपके सामने अगर किसी ने माओ ने चिकन रख दिया तो आप उठ के खड़े होकर धमकी देने लगे। आप चीन के राष्ट्रपति का जो है राजपथ पे 2.5 घंटे तक उसकी कार खड़ी कर कर बेइज्जती करते रहे। कितना प्रवोक करोगे भाई, कितना प्रवोक करोगे किसी को। क्या ये खबरें आप जानते हैं, क्या ये सच्चाई आप जानते हैं कि आपने चीन को कैसे कैसे उंगलियां की और आज भी कर रहे हैं। सवाल ये है, चीन किसी पर, आप बता दीजिए इतिहास में भारत की एक झड़प के अलावा किस पर उसने हमला किया। 6000 साल में बता दीजिए, उस पर सबने किया, उसने किस पे किया जरा बता दीजिए इतिहास में। अगर आप चोल साम्राज्य से उठाएंगे ना, मतलब देखिए, झूठा इतिहास गढ़ने से या झूठी जानकारी गढ़ने से देश के अंदर गुफ्तार के गाजी पैदा होते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत बड़ी बहादुरी की बात करते हैं और जब 40 मिनट किसी के साथ भिड़ना पड़ जाता है तो सरेंडर कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कड़वी सच्चाई में थोड़ा सा हमको आना चाहिए। आने की बात यह है कि चाइना ने एक्टर तैयार कर लिए हैं, पाकिस्तान, नेपाल तैयार कर रहा है, बांग्लादेश को तैयार कर रहा है, और वो सेंट्रल एशिया में जो घुसपैठ है, मैं खुद सेंट्रल एशिया होकर आया हूं, मैंने उसका इन्फ्लुएंस देखा है किस तरह वो इन्वेड कर रहा है वहां पर और किस तरह उन लोगों के साथ उसने अपने मेडिकल अप्रूव करवाए हैं, अपनी चाइनीज पद्धति को। भारत कहाँ है, भारत कहाँ खड़ा है। आज पता है कि यूरोप से ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कहाँ जा रहे हैं आज, भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी तरक्की वहां पर हो रही है, कितना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी सेविंग वहां लोगों के पास हो रही है। तो ये सब चीजें जो है हम डिस्कस करने के बजाय नफरत की बात करते हैं। हम डिप्लोमेसी को जानते ही नहीं है। सिर्फ जो है कोई खबर आती है जो राइटर प्लांट करता है या कोई एजेंसी प्लांट करती है, उस खबर को पढ़कर हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बाकी वो क्यों की गई इस पर हम चर्चा नहीं करते। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, जो चाइना की स्थिति इस वक्त है वो भारत के साथ डायरेक्टली, भारत की कोशिशों के बाद भी युद्ध में नहीं आएगा। उसकी बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं, बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान, इन सब चीजों को वो अपने वेपन के डेमोस्ट्रेशन के लिए तैयार कर चुका है। 6G जो एक वेपन, शायद मैं आपके बाद प्रोग्राम में पहले जिक्र कर चुका हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं, जो 6G यानी 6th जनरेशन का जो एक उसने अपना जहाज बनाकर डेमोस्ट्रेशन किया है, बल्कि उसका वो यूज कर रहा है, वो क्या है, फोटोन पर ट्रेवल करने वाला डाटा, फोटोन पर, ना फाइबर में, ना सैटेलाइट में, ना रेडियो में। फोटोन जो बहुत हाईएस्ट स्पीड है उसकी, वो क्या कर रहा है उसमें, आर एक्स यानी जाना और आना, दोनों डाटा को सेम टाइम जो है वो उसको टारगेट कर रहा है। फोटोन पर उसका डाटा ट्रेवल करता है और वो डाटा जो आपके F-35 है, आपके B-2 बॉम्बर हैं या B-52 बॉम्बर्स हैं जो स्टील्थ है, वो उनके स्क्रीन पर इस वक्त सक्षम है कि उनको वो 300 से 600 टारगेट दिखा देता है और उनके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है।
उससे मुकाबला करने की चाइना को अब फिजिकल मुकाबला करने की जरूरत नहीं। अगर वो किसी मोहल्ले के एक्टर को खड़ा कर देगा, जिस तरह हुतीस को खड़ा करके पूरे के पूरे यूरोप, नाटो, अमेरिका और इजराइल में घुस भर रखा है ना, उसी तरह वो किसी से भी घुस भरवा देगा। इस सच्चाई को डिस्कस करने के बजाय अगर आप अड़बंदी बताते हैं, करते हैं, तो इसे बेवकूफी कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। सवाल जी यह है सर। कि आपके जहाज जब उड़ते हैं, स्टिल्ट भी, वो स्टिल्ट को क्रैक करता है, और क्रैक करने के बाद आपकी जो पायलट की स्क्रीन होती है उसमें 300 से 600 आप उसे टारगेट नजर आने लगते हैं। उसे समझ में ही नहीं आता कि मुझे टारगेट किसे करना है, और उसके कंट्रोल को वो घोस्ट स्क्रीन दिखाकर सारा सिस्टम कंफ्यूज कर देता है, और उसके बाद वो जी अटैक कर सकता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में वो इतना आगे निकल गया कि सिर्फ चाइना की धरती में बैठा हुआ वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इस सच्चाई को समझते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, शोध की जरूरत है, लंबी लड़ाई की तैयारी की जरूरत है, और आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो जी आपने लोगों को जी एजुकेशन से हटाकर दंगों में डाल दिया है ना, जो आप ये चाह रहे हैं कि ये जितने लोग अनपढ़ होंगे उतने ज्यादा हमारे वोट होंगे, जितने ज्यादा इस देश में बेवकूफ पैदा होंगे उतने ज्यादा दिन तक हम राज कर सकेंगे। जी दरअसल आप ये बेवकूफी के जरिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और आपकी डुअल नीति हमेशा से जो रही है, आप सच्चाई को समझ नहीं पाए। लोग आपको एक खतरे के तौर पर देखकर तैयारी करते रहे, और तैयारी इतनी कर चुके कि अब आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कड़वी जी सच्चाई है। सर। ना जी आप सर। जी डिप्लोमेसी में सर। एग्जिस्ट करते हैं, ना आप वेपन इंडस्ट्री में जी सर। जी सर। करते हैं। जो कुछ आप बना रहे हैं वो तो रशिया की पार्टनरशिप में बना रहे हैं ना साहब। ब्रह्मोस, आप मिसाइल सिस्टम किसका बना रहे हैं? ब्रह्मपुत्र और मॉस्को वाली मॉस नदी, दोनों को मिला के आप ब्रह्मोस कहते हैं। सब जानते जी हैं कि सर। मेड इन इंडिया नहीं, जी मेक सर। इन इंडिया जो है, जो रशिया की पार्टनरशिप में यहाँ पर वेपन बना रहे हैं, जब से आपने तेजस का प्रोग्राम उनके साथ से छोड़ा था, 11 साल हो गए, आप इंजन तक जो है हासिल नहीं कर पाए, आप अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाए। तो जी बहुत सर। कुछ ऐसा है सर कि हमने, एक थॉट था जो सैकड़ों साल पहले इस देश में तैयार किया गया था, जिसमें बालफोर डिक्लेरेशन के साथ ही फील्डिंग इस देश में शुरू की गई थी। वो जी बालफोर सर। डिक्लेरेशन, जिसमें सऊदी अरब 40 देश अरबों के टूटे, उसमें भारत की एक मानसिकता को डेवलप किया गया जो इजराइल को सपोर्ट करेगी और उसके साथ समन्वय करेगी, और उसे समन्वय करने के बाद वो उनके साथ रहेगी। इसमें लोगों को नहीं बताया गया सर कि ये जी एक सर। फेक कंट्री है, ये एक फेक कंट्री है। इसके साथ इन्फ्लुएंस में आपको 48 बिलियन डॉलर से जो अमेरिका का सरप्लस आ रहा है ना सर, उससे सर आपका समय देश समाप्त चलने हो रहा है। वाला शॉर्ट में सर, सर नहीं। शॉर्ट में। 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ सर। जो आपको 48 बिलियन अमेरिका से सरप्लस आ रहा है, सारा देश आपका उस पे नहीं चलता। आपके कुछ व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे, कुछ एप्स्टीन वाला केस भी हो सकता है, कुछ जो है आप पर एक मोरल दबाव है, और कुछ सैकड़ों साल की मेंटली प्रिपरेशन, लोगों को झूठ बोल के इजराइल जैसे देश को एक ताकतवर बता के अपने आप को फंसा लेना है। आप इससे जी सर। निकलने की तब तक संजीदा तैयारी नहीं करेंगे, चीन के साथ मुकाबले की तो छोड़ दीजिए, आप कहीं पर स्टैंड